नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम मनु जी की लिखी कहानी नए अनिकेत। मामा, गजब हो गया। फोन पर शिल्पी की आवाज भर्राई हुई सी महसूस हुई तो वानी एकाएक घबरा उठी। शिल्पू, क्या हुआ बेटा? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है? माँ, वह कोने वाली आंटी है ना, सोनू की माँ, उनका सामान जा रहा है। शिल्पी का दुखी स्वर जैसे किसी आने वाली विपदा की चेतावनी था। ओह, कैसे? मेरा मतलब कि ऐसा क्या हुआ यूं अचानक? माँ वीना के दिमाग के तार लगा किसी उलझन सी में फंस गए थे। पता नहीं माँ, आंटी नहीं है, कोई अंकल हैं। मैंने उनसे सामान ले जाने के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लोग कमरा खाली कर रहे हैं। शिल्पी का गला भर आया। मगर ऐसे कैसे एकदम से? कुछ हुआ क्या? कुछ पता है तुझे? वीना सचमुच चिंतातुर हो उठी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जब ऑफिस से लौटी तो देखा आंटी का सारा सामान लगभग जा चुका था। बच्चा इक्का दुक्का सामान अंकल समेट रहे थे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पर हुआ क्या था? मुझे क्या करना है माँ, क्या हुआ था से? जो बात है उसे तो समझ नहीं रही हो। यहाँ मेरी जान सासत में फंस गई है। तुम हुआ क्या था करे जा रही हो। शिल्पी अपनी माँ की फिजूल की बात पर झल्ला उठी। हाँ हाँ, समझ तो रही हूँ, पर सोच रही थी पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ। खैर छोड़ उसे। ये बता अब क्या होगा, क्या करेगी तू? वीना को भी गलत दिशा में सोचते जा रहे अपने दिमाग की बेवकूफ़ी का भान हुआ तो वह थोड़ा सकपकाई, पर जल्दी ही मुद्दे पर आ गई। क्या करूँगी क्या, जब मेरे वश का कुछ नहीं। आप आ जाओ जल्दी, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। शिल्पी ने माँ के आने पर जोर डाला, पर सुनते ही वीना पता नहीं किन चिंताओं में खो गई। नहीं बेटा, मैं अभी नहीं आ सकती। बीएससी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। पहले रूपल का दाखिला करा दूं, फिर देखूंगी। उसने अभी आने में अपनी असमर्थता जताई। माँ प्लीज कुछ तो करो, मुझसे अब ऐसे नहीं रहा जाता। माँ प्लीज। शिल्पी गिड़गिड़ाई मानो। अच्छा, एक काम कर, तू पहले फ्रेश हो जा। अभी ऑफिस से आई है ना, कुछ खा ले पहले। तू चिंता मत कर, तेरे पापा को आने दे, फिर सोचते हैं इस समस्या का हल। ठीक है? और हाँ, यदि लाइट चली जाए तो डरना नहीं। कमरे की कुंडी अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। ठीक है? चल रखती हूँ फोन अभी, तू भी आराम कर। माँ ने बेटी को धीरज बंधाया, पर धीरज दोनों में से किसी के पास नहीं। वक्त के नन्हे नन्हे पांव अब स्पष्ट नजर आने लगे थे। फोन काटते ही माँ धम्म से पलंग पर बैठी, मानो दोनों घुटनों का कार्टिलेज ग्रीस एक साथ खत्म हुआ हो। उधर अपनी फोल्डिंग पर बेतरतीब सी बैठी शिल्पी बड़ी देर तक शून्य में ताकती रही। ये कैसी विकट समस्या है जो हर दूसरे माह या हर 15वें दिन उसके सामने आ खड़ी होती है। कितने संतरास में कटने लगे हैं उसके दिन, कितनी बेकल है उसकी रातें आजकल। उफ, इन दिनों कितनी सतर्कता से धरती है वह अपने पांव जमीन पर। हर अगला कदम उठाते डरती है कि कहीं कोई खींच न ले उसके पैरों के नीचे से उसकी जमीन। कितनी कितनी सावधानियों के बाद भी ये समस्या उसके सामने जाने क्यों आ जाती है। ओह, क्या करे। इस कंक्रीट के जंगल में पत्थर जैसे हृदय लिए लोगों के बीच मानो उसका या उस जैसी विस्थापित लड़कियों का कोई वजूद ही नहीं। हर वक्त एक असुरक्षा की भावना पलती रहती है भीतर, दिन रात, चौबीसों घंटे, जहाँ कोई अपना नहीं। कैसी बिल्ली जैसी मानसिकता हो गई है उसकी आजकल। बिल्ली, कुत्ते, बंदर, इंसान, हर किसी से डरी सहमी। माँ को कैसे बताए कि कितना मुश्किल है सारा दिन ऑफिस में खटते रहने के बाद उस रास्ते पर लौटना जिस पर पैर रखते एक अलग किस्म का भय घर कर जाता है उसमें। शाम होते ही एक अलग किस्म की बेचैनी जैसे उसकी राह तक रही होती है। अपनी चौल रूपी बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही कैसे उसका दिल भय से धड़क उठता है। सीढ़ियों पर सावधानी से पैर रखती है चौकन्नी बिल्ली सी, जो बिना आहट किए
तीसरे तल पर पहुंचते ही पसीने से नहा जाती है सर्दियों में भी। अपने कमरे की ओर बढ़ने से पहले चोर निगाहों से देखती है वह पटना की रानी का कमरा, जिसके दरवाजे के नीचे से दिखता पायदान का एक मुड़ा सा कोना उसे धीरज सा बंधाता है कि रानी है, बिना ये सोचे कि उसका होना न होना उसके किसी काम का नहीं। वह अक्सर नाइट ड्यूटी में होती है और वह दिन में अपने दफ्तर। शायद ही एक आध बार उससे उसका सामना हुआ हो, तब भी वह पायदान उसे किसी दूसरे ही तरीके की निश्चिंतता से भर देता रहा है रोज ही। बाद इसके वह देखती है चुपके से उसके सामने वाले कमरे के दरवाजे के बराबर में रखे तुलसी के पौधे को, जो सोनू की माँ की वहां उपस्थिति की गवाही देता था। वह कैसे बताए माँ को कि आगे बढ़ने पर उसके दक्षिण मुखी कमरे के ठीक पहले घर घर आती है बिहार की बेगम जान के कूलर की आवाज। वह आवाज जो बांधे रखती है उसे उसके कमरे से। और कैसे बताए कि उसके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में रहती राधिका भाभी के दरवाजे पर हरदम हर वक्त दिखती दो पुरानी चप्पलों की जोड़ियों से उसे घना प्रेम हो गया है इन दिनों आपकी गैरहाजिरी में। और राधिका भाभी के कमरे की पंक्ति में उनके दाईं ओर बगल के कुल 3 कमरे छोड़कर रहती 55 वर्षीय पंजाबन आंटी जस्सी का नया कूलर जब अपनी मस्त आवाज में हर वक्त मस्ताता है, तब वह भूल जाती राधिका भाभी का ढके छुपे शब्दों में किया गया उनका रहस्योद्घाटन कि शिल्पी पंजाबन से बचकर रही हो, मुझे तो इसके हाव भाव जरा ठीक नहीं लगते। लगता है लेस्बियन है ये। बावजूद उसका स्त्री होना ही उसे सब डर से परे कर देता है। कैसे बताऊं और किसे बताऊं कि अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते तक कैसे उसकी सहमी नजर झांक आती है हर उस कमरे की चौखट पर जहां जहां स्त्रियों की अल्पकालिक ही सही रिहाइश है। जाने क्यों यह अल्पकालिक रिहाइश अल्पकालिक ही रह जाती है, वह भी कितनी रीति, कितनी भावहीन, रूखी सी। एक बुदबुदाहट भीतर से उभरी। जाने क्या हुआ है इन शहरों को जो लड़कियों के अपनी ओर आने से विचलित से हैं, और जाने क्या हुआ है ऐसे शहर में आकर रहने वाली उन लड़कियों को जो नौकरी की तलाश में अपना घर गांव देश छोड़ परदेश आ पहुंची हैं। क्या मजबूरी है उनकी कि वे वहां रहने को विवश हैं, जहां पर हर कोई उनका शोषण अपने अपने तरीके से कर रहा है। ये कैसा डर है जो सब पर भारी है, पर फिर भी कोई उस शहर को छोड़ने के लिए राजी नहीं। क्यों उस जैसी हर लड़की अपना बोरिया बिस्तर समेट चल देती है किसी नई इमारत की ओर, पर शहर नहीं छोड़ती, न चाहते भी, जैसे सब स्त्रियां एक दूसरे से बंधी हैं। 70-70 कमरों की इन बड़ी बड़ी इमारतों में कोई 1 माह ठहरता है, कोई 2 माह, कोई 4 माह। एक तलाश सबके स्वभाव में उतर आई है इन शहरों में, सस्ते कमरे की तलाश। लड़कों के मुकाबले अधिक त्रस्त हैं लड़कियां, स्त्रियां। जिस भी फ्लोर पर कोई स्त्री न रहती हो, वहां पर रात तो क्या दिन भी काटना मुश्किल है। हर आहट दहशत से भर देती है लड़कियों को। सुकून तो जैसे सब छीन लिया गया है इस पीढ़ी का। लगता है कोई षड्यंत्र है जो रच रहा है इनके विरुद्ध। अभी पिछले माह ही तो उसने ये सोच कर लिया था यह कमरा कि यहाँ पर तो कई परिवार हैं, कई स्त्रियां हैं। 1-2 चली भी गई तो भी कोई ना कोई तो रहेगी ही। पर पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ बेगम जान अपनी ईद मनाने बिहार चली गई, वहीं राधिका भाभी ने भी कहीं और फ्लैट ले लिया है, जहाँ पर वे 4 दिन बाद शिफ्ट कर जाएंगे। ऊपर से आज सोनू की माँ का सामान भी गया। ना, वह कह देगी माँ से वह नहीं रहेगी यहाँ अब। उसके बस के नहीं हर तीसरे हफ्ते कमरा ढूंढना, सामान ढोना। विस्थापित वह तो बंजारन हो गई है। इंजीनियरिंग करते समय कब सोचा था मात्र 15,000 की नौकरी के लिए उसे ब्याह से भी पहले अपना मायका त्यागना होगा। इतनी दुर्गति तो शायद ससुराल वाले भी एकाएक न करें जितने ये यहाँ के मकान मालिक करते हैं। निरंकुश सारे। यहाँ कचरा क्यों डाला, कमरा खाली करो तुरंत। कोई टेंशन नहीं चाहिए हमें, निकलो यहाँ से। ये आपकी सहेली या ये बहन जो भी हैं कैसे यहाँ रह रही हैं, रात को भी यहाँ रही, किससे पूछकर। कमरा जब एक के लिए लिया तो 2 कैसे। 1 घंटे में कमरा खाली चाहिए अभी। आदि आदि। उफ, हर वक्त अजब तानाशाही। लगता है जैसे हर मकान मालिक आपस में मिला हुआ है। किसी को रहम नहीं
किसी को दया नहीं। गधे घोड़े सबको एक ही लाइन में रखते हैं। हर वक्त अनजाना सा खौफ दिल को घेरे रहता है। भोजन करते यदि याद आ जाए कि आप गुड़गांव के कमरे में हैं, तो स्वाद भी तुरंत कसैला हो जाए। एक अनकही विनती, एक अनकही प्रार्थना हर समय एक लड़की की दूसरी लड़की स्त्री से, प्लीज कमरा छोड़कर मत जाना, नहीं तो उसे भी भागना होगा यहाँ से। सब टिक कर रहना चाहते हैं, पर सबकी अपनी समस्याएं हैं। कोई कहीं और सस्ता कमरा मिलते ही चल देता है, तो कोई मकान मालिक के रवैये से परेशान होकर। पर वह तो हर सावधानी बरतती है हर बार, फिर उसे क्यों छोड़ना पड़ता है कमरा। बेगम जान का भी तो कोई भरोसा नहीं, वह लौटे न लौटे। वह तो पहले ही कह गई थी ये शहर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह तो मुरादाबाद में ही खोलेंगी अपना होटल। अगर वह वापस न लौटी तो क्या करे वह। एक तो सारा दिन के थके हारे कमरे पर आकर खाना बनाओ, सुबह के जल्दबाजी में छूटे सारे काम निपटाओ, बाद इसके ऐसी किसी घटना से रूबरू हो। वह सिसक उठी। माँ, माँ आपके पास रहना चाहती हूँ मैं, अपने घर में सुरक्षित। सच, एक लड़की के लिए इस समस्त जगत में यदि कोई सुरक्षित स्थान है तो वह है उसकी माँ का घर। यदि कोई उसका सच्चा प्रहरी है तो वह है उसकी माँ। पिता के साए की घनी छांव हर दुख से दूर रखती है। माँ, कैसे बताऊं कि आपकी अनुपस्थिति कितना असहाय कर देती है मुझे। आपके यहाँ न होने पर भी तलाशती रहती हूँ आपका होना इन सबके बीच। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती माँ। माँ, अस्पष्ट सी बुदबुदाहट उसके इर्द गिर्द। माँ, मैं वापस आ रही हूँ, मुझे नहीं करनी ये नौकरी वोकरी। इससे अधिक तो मैं अपने शहर में अपने घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही कमा लूंगी। शिल्पी ने माँ के फोन मिलाते ही विनती सी करते हुए कहा। पर यह झूठी शांति की मजबूरी, संवेदनाएं दम तोड़ने लगी। नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं आ सकती। तुम तो बहादुर हो ना। तुम्हारी चाची की दोनों बेटियां तो देखो बेंगलोर में अकेले रहती हैं, और तुम तो यहीं गुड़गांव में हो। हर 15वें दिन घर भी चली आती हो मिलने। और दूसरी बात बेटा, तुम्हारे चाचा चाची दादा दादी क्या कहेंगे। वे तो हमें ताने मार मार कर ही मार देंगे। और अपने अड़ोसी पड़ोसी, ना बेटा, अपनी इज्जत का सवाल है ये। भले तुम हमें कुछ न दे पाती हो, पर यहाँ तो सभी को ये लगता है कि इनकी बिटिया बहुत पैसा कमाती है, बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। तेरे बहन भाई अपने दोस्तों सखियों पर खूब रौब गाड़ते हैं कि उनकी दीदी। माँ पता नहीं क्या क्या कहती रही, क्या क्या समझाती रही। उसे कुछ होश नहीं। वह तो ऐसे बैठी थी जैसे समूर्छा में पहुंच गई हो। खाना बनाने की सोच से भी दूर। वह भूखी निढाल बिस्तर पर गिर पड़ी। माँ की दोबारा रिंग पर कठिनता मुख से बस इतना निकला, ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दो आंसू ढुलक कर तकिए पर कब जा गिरे पता न चला। मुंदी आंखें खोलने का साहस उसमें न था। वेदना से भरी वह भीतर ही कहीं हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रही थी। सवेरे फिर उसे नए बसेरे की तलाश में जो निकलना था। अभी आप सुन रहे थे पूनम मनू जी की लिखी कहानी नए अनिकेत।